क्या आप जानते हैं कि हंगरी एक ऐसा देश है जहां परिवार बढ़ाने की परंपरा बेहद दिलचस्प और अनोखी है। आज हम आपको हंगरी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे जो ना सिर्फ आपको चौंका देंगे बल्कि आपको इस खूबसूरत देश के कल्चर और लाइफस्टाइल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगे। इस वीडियो में हम हंगरी की अनोखी ट्रेडिशन, अफोर्डेबल लाइफस्टाइल और फैमिली के लिए उनकी थिंकिंग को शेयर करेंगे। तो आइए इस इनक्रेडिबल जर्नी पर हमारे साथ चलें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हम आपके साथ इस फैसिनेटिंग इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए एक्साइटेड हैं। कई यंग कपल्स अपने करियर और पर्सनल लाइफ पर फोकस्ड हैं, जिससे पारिवारिक जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ने का चलन बढ़ रहा है। इस बदलाव का असर हंगरी की पॉपुलेशन पर भी पड़ा है। शादी और बच्चे पैदा करने की उम्र बढ़ती जा रही है और इससे समाज में कई बदलाव आ रहे हैं। इकोनॉमिक प्रेशर, हाउसिंग प्रॉब्लम्स और वर्क स्ट्रेस भी सोच को अफेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पेन का आविष्कार भी इसी देश में हुआ था। हंगरी ने अब तक 13 नोबेल पुरस्कार जीते हैं और यहाँ स्थित है यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी इमारत। इस देश की पहचान बाज है और इसकी खूबसूरती ऐसी है कि यहाँ की जनसंख्या से ज्यादा पर्यटक हर साल इसे देखने आते हैं। हंगरी में पहले बच्चे के जन्म पर माता पिता को मिलते हैं पूरे 30 लाख रुपए और दूसरे बच्चे पर 20 लाख रुपए की सहायता। यहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी ज्यादा है और तीसरे बच्चे पर फिर से मिलते हैं 23 लाख रुपए। लेकिन फिर भी इस देश की आबादी लगातार घट रही है। सरकार माता पिता को बच्चों के लिए लाखों रुपए दे रही है, लेकिन लोग अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देते हुए परिवार बढ़ाने से कतराते हैं। इसके अलावा यहाँ की खूबसूरत इमारतें, साफ सड़कों और समृद्ध इतिहास भी दिलचस्प है। हर साल यहाँ 1 करोड़ 36 लाख पर्यटक आते हैं। हंगरी में कई ऐसी जगहें भी हैं जहाँ लोग एक साथ नहाते हैं, जो कि यहाँ की एक पुरानी परंपरा है। यहाँ के चर्च और महल देखने लायक हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हंगरी के बारे में, यूरोप के नक्शे के बिल्कुल बीचों बीच। देश में पिछले कई सालों से पॉपुलेशन का ना बढ़ना परेशानी की बात रही है, जिस वजह से यहाँ पर काम करने और रहने के लिए दूसरे देशों से आए हुए लोगों की गिनती लगातार ही बढ़ती जा रही है। कम पॉपुलेशन मतलब कम काम करने वाले लोग, जिससे देश की कमाई भी कम। इसीलिए हंगरी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ के मूल निवासी नहीं है, उन्हें काम करने के लिए वहाँ पर रहने दिया जा रहा है। लेकिन 10 साल पहले हंगरी में एक बड़ी अनाउंसमेंट करी गई थी, जिनमें जो परिवार ज्यादा बच्चे करेगा उसे उतने ही ज्यादा पैसे और फैसिलिटीज दी जाएंगी। ये अनाउंसमेंट देश की पॉपुलेशन बढ़ाने का एक तरीका है जो यहाँ कारगर साबित भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के लोगों ने पॉपुलेशन उतनी तेजी से बढ़ाई ही नहीं जितनी अनाउंसमेंट के बाद बढ़नी चाहिए थी। हंगरी में अगर कोई जोड़ा पहले बच्चे को जन्म देता है तो यहाँ उसे सरकार 30 लाख रुपए का लोन देती है, ताकि वो उस बच्चे को अच्छे से पाल सके। इसके बाद जब कोई परिवार यहाँ पर दूसरे बच्चे को जन्म देता है तो उसे लगभग 20 लाख रुपए दिए जाते हैं और जो पहले बच्चे में 30 लाख रुपए का लोन दिया गया था उसे भी माफ कर दिया जाता है। अभी बात यही खत्म नहीं हुई। तीसरे बच्चे को जन्म देने पर यहाँ परिवार को 23 लाख रुपए फिर से दिए जाते हैं, ताकि वो एक घर खरीद सकें। ये स्कीम तीसरे बच्चे पर ही नहीं खत्म हो जाती। अगर परिवार चौथा बच्चा भी करता है तो उसके माता पिता जीवन भर जितना भी पैसा कमाएंगे उन्हें टैक्स कभी भी नहीं चुकाना पड़ेगा। इतनी सारी सुविधाएं देने के बावजूद भी यहाँ की पॉपुलेशन उतनी तेजी से बढ़ ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं कि अगर उन्होंने ज्यादा बच्चे किए तो वो काम पर नहीं जा सकेंगे और अपने करियर में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। केवल पैसे से बच्चे नहीं बड़े होते, उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। दोस्तों, अगर भारत में इस तरह की कोई अनाउंसमेंट हो जाए तो फिर क्या ही कहने, सारे के सारे लोग खुद ही अमीर बन जाएंगे। लेकिन हमारे देश में जरूरी है कि पॉपुलेशन पर कंट्रोल किया जाए। अगर इस खूबसूरत देश के एरिया को देखें तो ये सिर्फ 93,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो एरिया के लिहाज से दुनिया का 108वां बड़ा देश है। इस देश में सिर्फ 96 लाख लोग रहते हैं, इनमें से पुरुष केवल 46 लाख हैं, जबकि महिलाओं की आबादी 50 लाख यानी 4 लाख महिलाएं ज्यादा हैं।
अगर सभी पुरुषों की शादी यहाँ पर हो भी जाती है तो भी 4 लाख महिलाएं बच जाती हैं। ये है हंगरी का कैपिटल बुदापेस्ट। इस देश का सबसे खूबसूरत शहर बुदापेस्ट पूरे यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये शहर दयानबू नदी के एक किनारे पर बसाया गया है और दूसरे किनारे पर पेस्ट। इन दोनों जगहों को मिलाकर बनता है बुदापेस्ट। ये शहर अपने शानदार आर्किटेक्ट, ऐतिहासिक जगहों और संस्कृति के लिए मशहूर है। ये है यहाँ के संसद भवन, जो कि यूरोप के सबसे बड़े संसद भवनों में गिने जाते हैं। इनका डिजाइन 11वीं शताब्दी की इमारतों के आधार पर बनाया गया है, जिसे गॉथिक कहते हैं। इनमें गुंबद, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जिसके शीशे रंगीन हैं और दरवाजे की शेप थोड़ी अलग है। इस तरह की इमारतें सिर्फ हंगरी में ही देखने को मिलती हैं। इसे देखिए, ये है बुधा कैसल। ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे बनाया गया है पुराने रॉयल पैलेस के हिल टॉप पर। यहाँ से खड़े होने पर पूरे शहर का नज़ारा देखा जा सकता है। ये एक टाइम में यहाँ के राजाओं का घर हुआ करता था। कई अलग अलग राजा यहाँ रहे, जिन्होंने इसे अपने अनुसार फैलाया और खूबसूरत बनाया। इसे बनाने की स्टार्टिंग 13वीं शताब्दी में करी गई थी। साल 1987 में यूनेस्को ने इसकी देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी। इस कैसल के अंदर हंगेरियन नेशनल गैलरी भी है, जहां देश की चित्रकारी और कला देखने को मिलती है। इस गैलरी के अलावा कैसल में एक म्यूजियम भी है, जिसमें इसके इतिहास को संजो कर रखा गया है। इस खूबसूरत कैसल में कई लंबे लंबे टावर्स बने हैं और बड़ी बड़ी विंडोज हैं, जो इसकी शान को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। ये है जैन जिन बाथ, जिसे आमतौर पर हंगरी के लोग थर्मल बाथ कहते हैं। इसमें लोग इकट्ठे होकर गर्म पानी से नहाते हैं। ये स्नान घर नेचुरल थर्मल स्प्रिंग से पानी लेता है, जो जमीन के नीचे गर्म होता है। इस पानी में कई तरह के मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो शरीर की चमड़ी के लिए फायदेमंद है। लोग इस गर्म पानी से घंटों नहाते हैं और यहीं पर आराम करते हैं। इसके बाहर एक गार्डन भी बना हुआ है, जहां लोग अक्सर नहाने के बाद जाते हैं। इस तरह के स्नान घर हंगरी में हर जगह देखने को मिलते हैं। जैसे ये है गैलिक बाथ, ये है रुदस बाथ। ये जो रुदस बाथ है, ये 425 साल पुराना है, जिसे 16वीं शताब्दी में शुरू किया गया था, जो आज भी लोगों के बीच थर्मल बाथ के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। ये है हंगरी की सबसे बड़ी और यूरोप की सबसे बड़ी नदी, जिसका नाम है दान्यूब। यहाँ के लोग हंगेरियन लैंग्वेज बोलते हैं। इनका नाम बोलना काफी डिफिकल्ट है। ये यूरेलिफ लैंग्वेज का ही एक पार्ट है। इसके अलावा हंगेरियन यहाँ की नेशनल लैंग्वेज भी है। आज जिस बॉल पेन का इस्तेमाल पूरी दुनिया कर रही है, इसकी इन्वेंशन हंगरी में ही करी गई थी। लाजलो बीरो, जो इसी देश के नागरिक थे, उन्होंने 1938 में बॉल पेन का आविष्कार किया था। इसके अलावा रूबिक क्यूब, जो वर्ल्ड फेमस पजल है, इसे भी हंगरी में ही बनाया गया था। हंगरी के आर्किटेक्ट ऑर्नो रूबिक ने साल 1974 में इसकी इन्वेंशन की थी। उन्हीं के नाम पर इस पजल का नाम है रूबिक क्यूब। अगर आप बहुत ही कम खर्चे में किसी खूबसूरत देश में घूमना चाहते हैं, तो इसके लिए हंगरी सबसे बेस्ट है, क्योंकि इंडिया के सिर्फ 23 पैसे हंगरी के एक फॉरेंट के बराबर हैं। ये है इस देश की करेंसी, जिसे हंगरी फॉरेंट कहा जाता है। इस पर छपी है लाजलो बीरो की तस्वीर, जिन्होंने बॉल पेन की खोज की थी। इस देश की करेंसी इंडिया से लगभग 5 गुना सस्ती है। यहाँ सैलानियों को महीने भर के लिए एक बेडरूम वाला कमरा सिर्फ 20 से 25 हजार में मिल जाता है, वो भी राजधानी बुदापेस्ट में। इसके अलावा सिर्फ 200 से 300 में आप यहाँ अच्छी जगह पर बैठकर खाना खा सकते हैं। वहीं अगर खुद खाना बनाना है तो 2000 रुपए में अच्छी सामग्री मिल जाती है। घूमने के लिहाज से ये देश ना सिर्फ सस्ता बल्कि पूरी तरह से सिक्योर भी है। यहाँ क्राइम 1% से भी कम है। इसकी खूबसूरत इमारतें, खाना, इतिहास और सुंदर अकेली महिलाओं की वजह से हर साल इस देश में 1,60,00,000 सैलानी घूमने आते हैं। इतना तो यहाँ की आबादी भी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस सुंदर से देश में अपनी हनीमून मनाने भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ नज़ारे ही ऐसे हैं और ऊपर से ये सस्ता भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में बच्चे का नाम माता पिता नहीं रखते। जब यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो उनका नाम
नाम रखने के लिए सरकार ने पहले से ही एक लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें एक लिस्ट लड़के के नाम की है और दूसरी लिस्ट लड़कियों के नाम की है। माता पिता इस लिस्ट से बच्चे के लिए एक नाम चुनते हैं और फिर उसे हंगरी एकेडमिक साइंस के पास भेजा जाता है। अगर नाम स्वीकार कर लिया गया तभी आप उस बच्चे का नाम रख सकते हैं। ये देश एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी इसके चारों तरफ कोई ना कोई देश मौजूद है। हंगरी के उत्तर में स्लोवाकिया है, पूर्व में यूक्रेन, दक्षिण पूर्व में रोमानिया और उत्तर पश्चिम की दिशा में ऑस्ट्रेलिया है। हंगरी में एक रेलवे स्टेशन ऐसा है जहां 10 से ज़्यादा साल के बच्चे टिकट काउंटर पर खड़े होते हैं और टीटी का काम भी करते हैं। इसे चिल्ड्रन रेलवे कहते हैं। ये रेलवे लाइन कैपिटल बुदापेस्ट के पास बुदा हिल्स में मौजूद है। ये बच्चे एक ट्रेनिंग कोर्स के बाद यहाँ अलग अलग रोल संभालते हैं, जिनमें उन्हें रेलवे की बेसिक जानकारी दी जाती है। बच्चों के साथ हमेशा एक बड़ा आदमी भी होता है इनकी सिक्योरिटी के लिए। हंगरी की मेट्रो काफ़ी पुरानी मानी जाती है, जिसे 1896 से स्टार्ट कर दिया गया था। इस देश के लोगों को पानी से बहुत प्यार है। यहाँ बहुत सारे इंडोर और आउटडोर स्विमिंग पूल बने हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग स्विमिंग करना पसंद करते हैं। लाजलो, जो एक हंगरी के स्विमर हैं, इन्होंने सिंगल स्विमिंग ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। ये देश 1896 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि आगे चलकर सोवियत यूनियन का हिस्सा बना। फिर कुछ समय बाद हंगरी इससे अलग हुआ और खुद को एक लोकतांत्रिक देश घोषित किया। जहां पूरी दुनिया में कोई शराब या बियर पीता है वो अपने गिलास चीयर्स ज़रूर करता है, लेकिन हंगरी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के लोग कभी अपने गिलास चीयर्स नहीं करते, क्योंकि जब हंगरी और ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्ध हुआ था तब हंगरी हार गया था और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जीत के लिए बियर को चीयर्स करके पिया था। इसीलिए यहाँ के लोग कभी भी चीयर्स नहीं करते। हंगरी के लोग जितने खूबसूरत हैं उतने ही समझदार भी, तभी तो इस देश ने अब तक 13 नोबेल प्राइज़ जीते हैं। फिजिकल, मेडिकल फील्ड, केमिस्ट्री, लिटरेचर और इकोनॉमिक में कुल मिलाकर 13 नोबेल प्राइज़ इस देश के नाम हैं। लेकिन एक एरिया में इस देश को कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, वो है शांति के एरिया में। वहीं इंडिया के कैलाश सत्यार्थी को साल 2014 में शांति के एरिया में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। हंगरी की नाइट लाइफ बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ अक्सर रात में लोग खास छुट्टी के दिन सड़कों पर नजर आते हैं। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, गाने सुनते हैं, डांस करते हैं और पूरा माहौल पार्टी जैसा लगता है। ऐसा माना जाता है अगर कोई हंगरी गया और उसने बुदापेस्ट की रात को नहीं देखा तो उनका सफ़र कुछ फीका ही रह जाता है। यहाँ एक गांव है तिहानी, जो सिर्फ 8 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ है। इसके बगल में है लेक बाल्टन, जो एक बहुत ही सुंदर झील है। यहाँ ढेरों रिजॉर्ट्स हैं जो बड़े ही सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। जिन्हें नाव चलाना पसंद है वे अक्सर इस झील के पास आते हैं। ये एक तरह का मैन मेड आइलैंड है जिसमें लोग मछली भी पकड़ सकते हैं। हंगरी की 96 लाख की पॉपुलेशन में लगभग 50% लोग ईसाई धर्म की अलग अलग शाखाओं को फॉलो करते हैं, जबकि 18 से 20% लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी भी धर्म पर यकीन नहीं है। यहाँ 0.1% इस्लाम को मानने वाले हैं और 0.01% हिंदू हैं। 30% अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। वैसे ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है। पहले यहाँ यहूदियों की भी अच्छी आबादी थी, लेकिन अब उनकी संख्या यहाँ काफ़ी कम है। हंगरी में 1 या 2 तरह के अंगूर नहीं मिलते, बल्कि यहाँ पर 8 प्रकार के अंगूरों की किस्में पाई जाती हैं। यहाँ की नेशनल डिश है गुलाश, जो कि एक तरह का स्टू है जिसे मीट और सब्जियों के साथ ज़्यादा मसाले डालकर तैयार किया जाता है। इसके अलावा यहाँ कई तरह के सूप भी मिलते हैं, जिन्हें आमतौर पर मछली के सूप के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर मछलियों के सूप से बनाए जाते हैं। हंगरी के लोगों ने एक बहुत ही अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जिसे गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया है। साल 2007 में 6400 लोगों ने हंगरी की संसद के सामने खड़े होकर एक दूसरे को किस किया था, जो एक रिकॉर्ड बन गया। इस देश का ज़्यादातर पैसा 3 एरिया से आता है। पहला मैन्युफैक्चरिंग से, दूसरा खेती से और तीसरा सर्विस सेक्टर से। हंगरी में ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसी बड़ी बड़ी कार्स कंपनी के प्लांट है।
जहां ये महंगी कार्स और उनके पार्ट्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आइटम और मशीन्स हैं जो किचन में और हार्ड वर्क के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं, उन्हें भी यहाँ बड़े पैमाने पर बनाकर बेचा जाता है। क्योंकि इस देश की ज़मीन उपजाऊ है तो यहाँ खेती भी अच्छी खासी होती है। गेहूँ, मक्का, फल और सब्जियाँ यहाँ देश अपने पड़ोसी देशों को बेचता है। इसके अलावा हंगरी की शराब भी बड़ी मात्रा में पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती है। ये है हंगरी का चेन ब्रिज, जो बहुत ही फेमस है पूरे देश में। इसे बनाने की स्टार्टिंग हुई थी 1839 में और 10 साल बाद यानी कि 1849 में ये चेन ब्रिज बनकर तैयार हुआ। ये ब्रिज हंगरी का पहला परमानेंट स्टोन ब्रिज है। ये ब्रिज दनुवा नदी के ऊपर बना है। ये एक सस्पेंशन ब्रिज है जिसमें बड़ी मात्रा में लोहे का इस्तेमाल किया गया है। 18वीं शताब्दी में चेन के जरिए एक ब्रिज बनाना बहुत ही फेमस काम हुआ करता था और उस जमाने में इसे मास्टरपीस कहा जाता था। आज भी ये हंगरी की शान बना हुआ है जिसे बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हंगरी। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में हंगरी हारने वाला पक्ष में था। 1919 में हंगरी पर लगाए जाने वाले दंडवात्मक शांति शर्तों, जिसमें हंगरी के युद्ध पूर्व एरिया का 66% हिस्सा खोना शामिल था। इसकी घोषणा के बाद युद्ध के बाद गठबंधन सरकार ने इस्तीफा दे दिया। सत्ता की भागदौड़ कम्युनिस्ट नेता बेला कुन के नेतृत्व में समाजवादी कम्युनिस्ट गठबंधन के हाथों में आ गई। कुन ने एक अल्पकालिक सोवियत गणराज्य की स्थापना की। जून 1919 में रोमानियाई आक्रमण के बाद जब कुन शासन का पतन हुआ तो एडमिरल मिक्लोस हॉर्थी, जो ऑस्ट्रो हंगेरियन नौसेना में एक अधिकारी थे, एक रूढ़िवादी राष्ट्रवादी गठबंधन के प्रमुख के रूप में सत्ता में आए। इस गठबंधन ने प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद हंगरी में लागू किए गए अधिकांश लोकतांत्रिक सुधारों को रद्द कर दिया। हैब्सबर्ग राजा के रीजेंट का पद संभालते हुए, जो हंगरी में कभी वापस नहीं लौटेगा, हॉर्थी ने अगले 24 वर्षों तक एक सत्तावादी लगभग समवर्ती कुलीन शासन प्रणाली की अध्यक्षता की, जिसमें फिर भी एक कार्यशील संसद थी और राजनीतिक विरोध की अनुमति थी। रूढ़िवादी कुलीन तंत्र का विरोध करने वाले में मध्य वर्ग और श्रमिक वर्ग के मूल के कट्टरपंथी राष्ट्रवादी और फांसीवादी शामिल थे। इनमें से कई नेताओं ने यहूदी प्रश्न को हल करने के लिए और अधिक कट्टरपंथी कदम उठाने का आह्वान किया। 1941 की जनगणना के अनुसार हंगरी में हाल ही में शामिल किए गए एरिया सहित यहूदियों की आबादी 825,000 थी, जो कुल आबादी का 6% से भी कम थी। इस आंकड़े में ईसाई धर्म के परिवर्तित 1 लाख लोग इन्वॉल्व थे, जिन्हें 1938 और 1941 के बीच पारित हंगरी के नस्ल कानूनों के तहत यहूदियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। हंगरी के नस्लीय कानून जर्मनी के नूर्नबर्ग कानूनों पर आधारित थे। उन्होंने 1867 में हंगरी में यहूदियों को दी गई समान नागरिकता की स्थिति को उलट दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हंगरी के बारे में ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।